हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आई एम दीक्षांत। इस वाली वीडियो क्लास में हम लोग डिजास्टर डिप्लोमेसी कवर कर रहे हैं। ये अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का एक आर्टिकल है। अप्रैल मंथ की विजन की मैगजीन है। आप लोग भी मेरे साथ विजन वाली मैगजीन खोल लीजिए और साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है गाइस। और इस चीज का याद रखें कि वीडियो देखने के बाद कुछ दिनों बाद मेक श्योर कि यू आर रिवाइजिंग योर आर्टिकल्स। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग योर आर्टिकल्स, मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट्स। जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कुछ भी चीज आप उसको रिवाइज करके चलोगे तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज सब कुछ पानी में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिजास्टर डिप्लोमेसी। देखिए, डिजास्टर डिप्लोमेसी अभी न्यूज में क्यों है? हुआ क्या है कि अभी 6th एडिशन इंटरनेशनल CDRI, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अपने को क्या बनाना है, क्या चीज है, क्या क्या कहना चाह रहा है इसने, क्या कहा अभी? सिक्स्थ एडिशन किस चीज का हुआ है? कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट हो। मतलब भूकंप आ गया उसके बाद ये बिल्डिंगें ना गिरे या फिर उन पर कम से कम इंपैक्ट हो। तो इन चीजों के लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस किया है और ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल की है। इसका 6th एडिशन हो रहा है। ठीक है, और ये कहां पे हो रहा है? इंडिया में हुआ है। और इस कॉन्फ्रेंस ने ये एम्फेसाइज किया कि कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स एफर्ट्स, हमारा यहाँ का बढ़ता हुआ ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल लेवल पे जो क्राइसिस होती है उसके लिए हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो इंडिया एज अ नेशन, इसका कंट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस को टैकल करने का या क्राइसिस जो हो रही है उनको रेस्पॉन्ड करने का एफर्ट हमारा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है अभी देखेंगे अपन। जैसे अलग अलग कंट्रीज में कुछ कुछ दिक्कतें होती है तो इंडिया वहां पे बिल्कुल पार्टिसिपेट करता है और कंट्रीज को हेल्प करने की कोशिश करता है। तो इस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब ये CDRI के पहले बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद पूरा आर्टिकल हम लोग करेंगे। व्हाट इज कोalition फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या है कोalition? देखो इसका जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। ये कैसे, इसका जेनेसिस कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसको लॉन्च किया गया एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये क्या चाहता है आपसे, ये क्या कह रहा है? ये जो इसका देखो, इसका नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम साफ साफ आपको कह रहा है कि कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे क्या करेंगे हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बनाएंगे विच इज रेजिलिएंट टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। और ये करके हम क्या कर रहे हैं? वी आर इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दोबारा देख लो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। आप लोग क्या करोगे ना यार, जो अभी बिल्कुल नए नए पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, या फिर बहुत से बच्चों को करंट अफेयर वाली मैगजीन पढ़ने नहीं आती, फिर रट्टा मारते हैं वो तो इस ऑब्जेक्टिव को रट्टा मारने लग जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमको क्या करना है, हमको प्रोमोट करना है, हमको ऐसा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क के रेजिलिएंट हो। ठीक है, अगर क्लाइमेट चेंज आए या फिर अपने पास डिजास्टर आ जाए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत नहीं आए। और इस चीज से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज से हम इंश्योर कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 31 कंट्रीज है, 6 इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2 इसमें प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया इसका एक मेंबर है। उसके अलावा अपने पास इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन है। ये जो है, ये CDRI इट वर्क्स विद सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड पेरिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, रिपोर्ट ये 2 साल में एक रिपोर्ट निकालता है जो कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। और इस रिपोर्ट का टाइटल है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड। ठीक गाइस, तो ये थी CDRI के बारे में बातें और ये इसकी रिपोर्ट थी। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज डिजास्टर डिप्लोमेसी। क्योंकि आर्टिकल का नाम है डिजास्टर डिप्लोमेसी, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। चलो देखते हैं अभी क्या हो रहा है। विद इंक्रीज्ड डिजास्टर रिस्पांस कैपेसिटी, इंडिया की डिजास्टर डिप्लोमेसी जो है इसने अपना एक शेप लेना चालू कर दिया, इसने अपना एक आकार लेना चालू कर दिया है। मतलब इंडिया के पास अभी इतनी कैपेसिटी है, इतनी औकात है कि ये डिजास्टर्स को लेके रेस्पॉन्ड कर सकता है दूसरी कंट्रीज में भी। इसलिए हम लोग इसको डिप्लोमेटिकली भी यूज करेंगे। देखो डिजास्टर डिप्लोमेसी क्या है, इट डील्स विद इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। जैसे किसी कंट्री में डिजास्टर आया
उस डिजास्टर का दूसरे कंट्री में क्या इंपैक्ट होगा। अगर किसी एक कंट्री में डिजास्टर आया तो इंडिया एज ए खुद इंडिया एक कंट्री के तौर पर उसकी कैसे मदद करेगी, तो ये चीज इस चीज के अंदर आती है। डिजास्टर डिप्लोमेसी रेफर्स टू एक किसी भी कंट्री के एफर्ट टू प्रोवाइड एड एंड सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। एंड दिस अप्रोच टू डिप्लोमेसी इन्वॉल्व अ कंट्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल रिसोर्सेज एंड एड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू दोज इन नीड्स, है ना। इस डिप्लोमेसी में क्या करेगा, इस डिप्लोमेसी में क्या करेगा, जैसे इंडिया है, इंडिया दूसरी कंट्री के अंदर जिस कंट्री में डिजास्टर आया है वहां पे अपने पर्सनल भेजेगा, वहां पे अपने कर्मचारी भेजेगा जो उनकी हेल्प करेंगे, वहां पे रिसोर्सेज भेजेगा, या फिर किसी और प्रकार की एड जो है उसके असिस्टेंस के लिए भेजेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो हम लोग असिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, इस चीज के लिए अपने पास यूज ऑफ फॉरेन मिलिट्री एंड सिविल डिफेंस एसेट्स इन डिजास्टर रिलीफ। हम लोग किसी अगर जैसे किसी कंट्री में डिजास्टर आ जाता है तो किन गाइडलाइंस के ऊपर वो कंट्री किसी और कंट्री की मिलिट्री या फिर सिविल एसेट्स को यूज करेगी, ये सारा का सारा अपने को दे रखा है ओस्लो गाइडलाइंस के अंदर। यूज ऑफ किसी और कंट्री की मिलिट्री एंड सिविल डिफेंस एसेट्स, किस चीज के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए, ये दे रखा है ओस्लो गाइडलाइंस के अंदर। ये 1994 में अडॉप्ट किए थे, 2006 में इनको अपडेट किया गया, ठीक है। अब ये गाइडलाइंस क्या करती हैं, ये गाइडलाइंस अपने को प्रिंसिपल सेट करती हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए फॉर यूएन ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया डिजास्टर डिप्लोमेसी। अब इंडिया भी अपने पास कुछ डिप्लोमेसी कर रही है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, देखो इस वजह से क्या होगा, अगर इंडिया अपने पास ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है क्राइसिस के टाइम पे, इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ अपने पास एक अच्छे संबंध बनाएगा, ठीक है, उनकी टाइज मजबूत हो जाएंगी, संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, इस टाइप के वर्ड्स आप लोग याद रखना। सीधा एग्जाम में लिख क्या होगा कि भाई हमारे और उनके साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे और रिलेशनशिप विद अदर कंट्री विल बिकम वेरी गुड। तो इसकी जगह अगर आप ये डालोगे सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, तो दिस विल बी अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है। अगर हम लोग किसी और कंट्री के साथ उसको उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी जियोपॉलिटिकल रीच भी बढ़ेगी। कैसे, आज की डेट में इंडिया जापान से लेकर टर्की तक सारे के सारे लोगों की हेल्प कर रहा है, अगर अपने पास वहां पे डिजास्टर आ जाता है तो। आप लोग अखबार देख रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो उस केस में आपको पता होगा कि इंडिया भी टर्की की हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इंडिया विल राइज टू ए मेजर पावर स्टेटस, इंडिया का जो पावर का स्टेटस वो बढ़ जाएगा। ब्रेक थ्रूज इन बायलैटरल टाइज, देखो क्या हुआ है, जैसे कि इंडिया ने ऑपरेशन चलाया मैत्री, नेपाल के अंदर भूकंप आया था 2015 में, उसके बाद से जब इंडिया ने नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया और वहां पे इंडिया ने ऑपरेशन मैत्री करके नेपाल की हेल्प की, तो इंडिया और काठमांडू के बीच में थोड़ी सी बायलैटरल टाइज हुई, थोड़े से नजदीकियां बढ़ी। ऐसे ही इंडिया जो है आज की डेट में टर्की के लिए भी थोड़ा सा हेल्प वेल्प भेज रहा है, तो वहां पे भी अपने पास हमारे रिलेशनशिप जो है बेटर हो गए हैं, ठीक है। इसका मीनिंग यहां देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है अपने पास इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ की वजह से। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक, हमारे सिक्योरिटी को लेके, हमारे मिलिट्री को लेके हमारा इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंडिया जो अपने पास ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ को एक की एलिमेंट के तौर पर देखता है अपनी फॉरेन पॉलिसी का और स्टेट क्राफ्ट का, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि मैं किसी और कंट्री के अंदर, मेरे पड़ोसी देश में मैं ये डिजास्टर रिलीफ भेज रहा हूं, इंडिया जो है डिजास्टर रिलीफ भेज रहा है, तो ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत बेटर होगा। वो कैसे, क्योंकि इस वजह से हम लोग चाइना का इन्फ्लुएंस उसको कम कर सकते हैं। इंडिया का अप्रोच टिपिकली नॉन इंट्रूसिव होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है कि असिस्टिंग द अफेक्टेड नेशंस विदाउट वायलेटिंग देयर सॉवरेनिटी, ठीक है। फिर कह रहा है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स, किन फैक्टर्स की वजह से जो इंडिया है वो ग्लोबल क्राइसिस को उसके लिए रिस्पॉन्ड कर पा रहा है या फिर लोगों की हेल्प कर रहा है। तो हुआ क्या है कि इंडिया, पहली बात तो एक कारण ये है कि इंडिया जैसे कि किसी और कंट्री की मदद करेगा तो लोग यूं कहेंगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया कंट्री है। अब बढ़िया कंट्री है तो लोग कहेंगे कि इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर बना दो। इसलिए इंडिया एस्पायर करता है कि इंडिया एक रीजनल पावर बन जाए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को सीट मिल जाए, तो ये इसका इंडिया का एक उद्देश्य है।
उसके बाद इंडिया इज कमिटेड टू द ग्लोबल साउथ एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसलिए इंडिया ग्लोबल साउथ में हेल्प करने की कोशिश करेगा और इसके जो पड़ोसी देश हैं उनको भी हेल्प करने की कोशिश करेगा। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से हमारी रीजनल टाइज है वो मजबूत होंगी और हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हमको मदद मिलेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने आप को बढ़िया कुछ, हमारी हमारी कैपेसिटी मजबूत हो रही है, ठीक है, हम हमको और अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जिम जाते हो, जिम जाके अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है टू लिफ्ट द मोर वेट, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। तो दिस इज द थिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। आपके पास और ज्यादा आपको आप इसके अंदर काम करोगे, आप किसी को डिजास्टर रेस्पॉन्स भेजोगे तो आपको एक्सपीरियंस होएगा। तो वैसे हम लोग कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि डिजास्टर डोमेस्टिक डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी इज डेवलप्ड फ्रॉम द पास्ट इमरजेंसीज। हम लोगों ने पहले भी ऐसे ऐसे इमरजेंसीज में काम किया है, तो उस वजह से हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज है वो बढ़िया हो रखी है और उन कैपेसिटीज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं संसार के सभी की हेल्प करने में, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है कि वी आल्सो हैव रिसोर्सेज फॉर द डिजास्टर डिप्लोमेसी, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं भाई, तभी तो हम कर पा रहे हैं। अगर रिसोर्सेज की कमी हो तो हम किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब इंडिया की अप्रोच क्या है डिजास्टर रिलीफ को लेकर? इंडियाज अप्रोच टुवर्ड डिजास्टर रिलीफ, अलग अलग अप्रोचेस है, मतलब बहुत सारी अप्रोच है। ये अगर एग्जाम में आता है तो एक आधा नाम लिख के आना पक्का। इंडिया क्या कह रहा है कि इट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू नेचुरल डिजास्टर्स। किसी और कंट्री में अगर डिजास्टर आ रहा है तो इंडिया इज द टिपिकली फर्स्ट रेस्पॉन्डर। फिर इंडिया कह रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, और कंट्रीज के लिए कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। हेल्पिंग पीपल इन द कंफ्लिक्ट जोन, कंफ्लिक्ट होने के बाद वहां पे ये इंडिया रिलीफ और रिहेबिलिटेशन भेज रहा है। यूएन पीस कीपिंग के अंदर इंडिया का अच्छा खासा योगदान है। मैनेजिंग हेल्थ डिजास्टर्स, तो देखो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू नेचुरल डिजास्टर, इंडिया ने चालू किया ऑपरेशन दोस्त। और ये कब चालू किया? जब टर्की के अंदर अपने पास अर्थक्वेक आए। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडिया और टर्की के बीच में थोड़े से जो पहले मनमुटाव था वो खत्म हुआ है। इंडिया और टर्की जो है एक दूसरे के कंपैरेटिवली करीब आ गए हैं, ठीक बात है। फिर कह रहा है कि इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट साइक्लोन हिट म्यांमार। फिर था कैपेसिटी बिल्डिंग। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया कर रहा है जो इंडिया कर रहा है जो उसकी आसपास की कंट्रीज है ना, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशियस, इन कंट्रीज के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने में इनकी हेल्प कर रहा है। व्हाट आर द अर्ली वार्निंग सिस्टम? मतलब अगर मान लो कि मेरी कंट्री के अंदर जैसे इंडिया के अंदर अपने पास साइक्लोन आने वाला है, तो साइक्लोन आने से पहले हमको पता लग जाए, हमको अर्ली वार्निंग दे दे, हमको वार्निंग दे दे कि भाई साइक्लोन आने वाला है। तो इन कंट्रीज के अंदर नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशियस के अंदर इंडिया क्या कर रहा है? अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, विच इज अंडर यूएन अर्ली वार्निंग्स फॉर द ऑल इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत ये काम कर रहा है। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से अपने पास लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो उतनी नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास लॉस ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी नहीं होगा कंपैरेटिवली। फिर कह रहा है कि इंडिया ने चलाया मिशन सागर, ठीक है। इस वजह से इससे क्या किया इसने, इंडिया ने ये किया कि इंडिया जो है वो भेज रहा है फूड आइटम्स, मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन टू मॉरिशियस एंड कोमोरोस, ठीक है। फिर कह रहा है फोकसिंग ऑन द रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन इन नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान। अलग अलग कंट्रीज में क्या कर रहा है कि रिलीफ भेज रहा है, रिहेबिलिटेशन भेज रहा है, रिकंस्ट्रक्शन भेज रहा है इन नेपाल एंड श्रीलंका के अंदर। और अफगानिस्तान के अंदर प्री नॉर्मलिटी जो ईयर्स थी ना, जब अफगानिस्तान नॉर्मल हुआ करता, उन ईयर्स में रिटर्न करने की कोशिश करवा रहा है अफगानिस्तान को कि भाई वहां पे और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, वहां पे चीजें कंपैरेटिवली अच्छी रहे। फिर आता है यूएन पीस कीपिंग। सभी को पता है कि यूएन पीस कीपिंग में इंडिया का बहुत अच्छा खासा योगदान है। फिर आता है अपने पास कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर इंडिया ने चलाया मैत्री प्रोग्राम, और मैत्री प्रोग्राम में इंडिया ने असिस्ट किया 100 कंट्रीज से ऊपर को। अब कह रहा है कि इंडिया को कुछ चैलेंज आ रहे हैं डिजास्टर डिप्लोमेसी के अंदर। व्हाट आर द चैलेंजेस? पहली बात, इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी की कमी है। कैसे? 2011 में अपने पास फुकुशिमा डिजास्टर आया जापान के अंदर, उसमें इंडिया का जो एनडीआरएफ है, इंडिया के एनडीआरएफ वाज अनेबल टू इफेक्टिवली प्रोवाइड एड। ये आपको पता है इंडिया की जो फोर्स है डिजास्टर के जो इंडिया ने फोर्स बना रखी है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो ढंग से एड प्रोवाइड नहीं कर पाया था। लिमिटेड इंपैक्ट। डिजास्टर डिप्लोमेसी का इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे इंडिया ने नेपाल को असिस्ट तो किया, लेकिन नेपाल को असिस्ट करने के बाद भी इंडिया के अंदर और नेपाल के अंदर अपने पास टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं 2021 से, तो इस डिप्लोमेसी का कुछ लंबे टाइम तक असर रहा नहीं। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मतलब आसपास की कंट्रीज जो है, India's diplomatic effort in disaster response can be hindered by existing geopolitical tensions.
अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है उनकी वजह से हमने जो हेल्प की है वो जो है वो छुप जाएगी। जैसे मान लो किसी और कंट्री के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस है, अगर इंडिया वहां पर जाके अगर हेल्प कर भी रहा है तो भी कोई मतलब बनेगा नहीं, ठीक है। तो कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि और क्या चैलेंज है, चैलेंज ये है कि हिस्टोरिकल हॉस्टिलिटीज को लेके, हिस्टोरिकल दुश्मनाई की वजह से अपने हमारे पास आसपास की कंट्री हमारी हेल्प को मना कर देती है। जैसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया इंडिया की एड ड्यूरिंग 2022 फ्लड्स। फिर कहता हमको और क्या करना चाहिए इस चीज को ठीक करने के लिए, वे फॉरवर्ड। इस चीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। फिर क्या कह रहा है कि इंडिया नीड्स टू इनहेंस इट्स एचएडीआर कैपेबिलिटीज, और ये कैसे डेवलप करेगा, थ्रू इन्वेस्टमेंट इन प्लेटफॉर्म्स लाइक हेलीकॉप्टर खरीद लो भाई। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे अपन, अगर डिजास्टर आ रहा है और लोगों को अपन लोग रेस्क्यू नहीं कर पा रहे, कहीं पे हमारे पास हेलीकॉप्टर्स की कमी है तो हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे। लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स जहां पे को लैंड करवा सके, हॉस्पिटल शिप्स, ऐसी ऐसी शिप जिनके अंदर हॉस्पिटल हो, इस टाइप की चीजें अपन लोग करेंगे। उसके बाद अपने पास टेक्नोलॉजी लेके आएंगे एनडीआरएफ के अंदर, ताकि इसका जो एनडीआरएफ का जो रेस्पॉन्स टाइम हो कम हो जाए। उसके बाद बजट जो है, बजट के अंदर हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोजेक्शन अचीवमेंट्स, हमने हमारे जो अचीवमेंट्स है उसको लोगों को दिखाएंगे कि भाई हम लोग अच्छा खासा अचीव कर रहे हैं, हमारा जो डिजास्टर को लेके है अच्छा खासा हमारा वो रहा है, रिकॉर्ड रहा है कि हम डिजास्टर्स के अंदर लोगों को बचा लेते हैं आराम से ना, हमारे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए लोगों को दिखाएंगे, हमारी अचीवमेंट्स को प्रोजेक्ट करेंगे। फिर कह रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्वाड जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, डिजास्टर रिलीफ एफर्ट के लिए। और इस कोऑपरेशन की वजह से क्या होगा कि हम लोग कैपेसिटी बिल्ड कर पाएंगे इंडो पैसिफिक के अक्रॉस, एंड इनहांस इंडियाज इमेज एज ए ग्रोइंग पावर, जो कि कैपेबल है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बियॉन्ड भी मदद करने में, ठीक है। तो दिस वाज वेरी सिंपल आर्टिकल, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ ज्यादा टिपिकल और डिफिकल्ट था, ठीक है। और ये आराम से हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग करेंगे जो 2.3 है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखो यार, वीडियोस देखते रहो और जितना हो सके उसको रिवाइज करो बार बार। अगर खुद से रिवाइज करने का मन नहीं करा तो दोबारा वीडियो देख लो। और वीडियो मैं बहुत आराम से बोल के पढ़ाता हूँ ना, मतलब बहुत आराम से चलते हैं हम लोग, बहुत सोच सोच के। मैं तो इसको आप 1.25 स्पीड पे, 1.5, 1.25 डबल स्पीड पे भी देख सकते हो ना, डबल स्पीड पे भी देख सकते हो। एक्चुअली आज मेरी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है क्योंकि मैं कुछ दिन से बीमार था अभी, तो वीडियोस भी नहीं बना पाया था और थोड़ा सा काम पेंडिंग भी था, बार बार गला सूख रहा है, तो थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, एफर्ट तो हर चीज में लगेगा, अगर एफर्ट नहीं लग रहा तो फिर मजे वाली बात भी क्या है, ठीक है। अगर चीजें आसानी से हो जाती तो फिर दिक्कत ही क्या थी गाइस, ठीक है। कोई नहीं, हर चीज में आप लोग भी कोशिश करते हो, चलो वीडियोस को देखो, पढ़ो जितना उसके उतना उतना करो चीजों को। एक पूरा एक टाइम टेबल होना चाहिए, सब चीजों को ऑर्गेनाइज करते हुए चलो, और बहुत क्लियर गोल्स होने चाहिए माइंड में, बहुत क्लियर गोल्स। अगर आपको ये वीडियोस देखने में या फिर खुद से भी करंट अफेयर पढ़ने में जोर पड़ रहा है ना, कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा यार, मैं कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, आपके दिमाग में क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या लाइफ में। इफ यू वांट टू डू योर इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम्स, अगर आपको आईएएस निकालना है फिर कोई और एग्जाम निकालना है, तो राइट डाउन इट ऑन ए पेपर, कागज पर लिख लो भाई, और फिर उसके बाद उसके लिए प्रिपेयर करो। दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।